Good morning, I am Anil Ojha. Welcome to Easy Class. Today I am going to teach you history for class 7th, chapter 4th, the Mughal Empire, part 3rd. Today I would like to discuss about the topic of Japt and Jamidar. Japt is a system, and this Japt system and Japt taxes was collected by the Jamidar. Okay. The main source of the income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry, and the peasantry paid taxes through the Zamindar. Akbar's revenue minister Todermal carried out a survey of crop yield, prices, area cultivated for a 10 years period. Means we understand about the topic that the all the administration during the period of the Mughal was based on the taxes. And what is the tax? Taxes was collected by the जमींदार. तो जो भी पेजेंट्री या जो किसान मेहनत करते थे उसे एक टैक्स के रूप में वसूला जाता था, और टैक्स वसूलने का कार्य किसका था? आइदर द these are collected by the headman और बाई द चिफ्टन और मोस्ट पावरफुल चिफ्टन. जो मुख्य रूप से सरदार थे उनसे जमींदार कहा जाता था, और ये लोग टैक्स अपने हिसाब से वसूलते थे. उन्हें बिल्कुल इसकी परवाह नहीं होती थी कि किस स्थिति में किसान है या उनके पास वो फसल हुई है कि नहीं. एक उनका आंकड़ा होता था, उस आंकड़े से फिक्स वो हमेशा वसूला करते थे. अब स्थिति ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द अकबर, वन फाइनेंस मिनिस्टर वाज अपॉइंटेड हुज नेम वाज टोडरमल. जो टोडरमल थे उनको नियुक्त किया गया. तो उन्होंने एक 10 साला मीन्स 10 साल की पद्धति पे टैक्स का प्रारूप बनाया, विच वाज फिक्स्ड फ्रॉम द 1570 टू 1580. जो 1570 से 1580 तक सभी फसलों पे एक आंकड़ा निकाला गया कि किस फसल पे कितने लाभ होते हैं और किस फसल पे किस तरह का टैक्स वसूला जाए. यह पद्धति टोडरमल के द्वारा की गई. ओके. और यह जो दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज रेवेन्यू सर्किल विद इट्स ओन शेड्यूल टू रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स, एंड दिस इज नॉन एज द जब्त. और यह जो 10 साल की पद्धति 1570 से 1580 जो फसलों के आधार पर निर्धारित की गई, इसी पद्धति को जब्त कहा गया. एंड जो ये पद्धति थी पूरे अकबर के जो ड्यूरिंग ऑल द एम्पायर जो भी शासन प्रणाली थी, प्रयास किया गया कि उसे वहाँ से वसूली की जाए इसकी. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट द जब्त सिस्टम or japt revenue in whole empire, and it is not possible in Gujarat and Bengal also. गुजरात और बंगाल में यह पद्धति प्रयोग नहीं की गई. तो इसको दिमाग में रखा जाए कि इस जब्त प्रणाली का प्रयोग कहाँ नहीं किया गया, तो गुजरात और बंगाल में. ओके. नेक्स्ट, अकबरनामा एंड आईने अकबरी. व्हाट इज द अकबरनामा? अकबरनामा was a book which was composed by Abul Fazl by the order of the Akbar, and Abul Fazl wrote Akbarnama, or we can say Aine Akbari, in 3 volumes. In first volumes the Akbar's ancestors was described. In second volume Akbar's reign was described, and in the third volume Akbar's administration, the crops and all the military functions were described. तो ये 3 तरह की बातें तीनों अकबर नामा जो प्रकाशित की गई थी उसे 3 भागों में बांटा गया, और अलग अलग भागों में अलग अलग चीज़ों की चर्चा की गई. प्रथम में क्या की गई? अकबर के एंसेस्टर का, दूसरे में उनके कार्यकाल का, और तीसरे में प्रशासन का और मिलिट्री फंक्शन का. ओके.
A closer look. Next topic is a closer look and Akbar's policies. Which type of policy Akbar took during his time period? Total empire was divided into Suba, and Suba was governed by Subedar, and some officers was supported Subedar, which name we can say Bakshi, Sadar, फौजदार, कोतवाल। तो ये सारे लोग इनका सपोर्ट करते थे सूबेदार का, और यह पूरा सूबा जो सूबेदार के अंतर्गत था वो उसका हेड होता था सूबे का। सूबे मीन्स राज्य, यानी पूरे साम्राज्य को सूबा में बांटा गया, और छोटे छोटे सूबा को का जो हेड होता था वह सूबेदार कहलाता था। पहली बार प्रांतों जैसी व्यवस्था अकबर ने किया था अपने शासनकाल में। इन सब चीज़ों की जानकारी हमें इनके आईने अकबरी से मिलती है। ओके, और इनके जो प्रोविंस थे उसमें बक्सी थे। बक्सी मीन्स मिलिट्री पेमेंट, जो फौजी अधिकारियों को पेमेंट देते थे। सदर क्या थे? सदर डिस्क्राइब्स द रिलीजन्स, जो धार्मिक विचारों को बताता था। एंड फौजदार, फौजदार was the head of the military in district, जो डिस्ट्रिक्ट में फौजदार हेड हुआ करता था। एंड कोतवाल पुलिस प्रशासन। तो ये सारे व्यवस्था थे जो सब सूबेदार को सपोर्ट किया करते थे। एंड एट फतेहपुर सिकरी ड्यूरिंग द 1570 अकबर स्टार्टेड डिस्कशन ऑन रिलीजन विद द उलेमा, ब्राह्मण, जीसस, ज्योतिष्ट। दिस डिस्कशन टुक प्लेस इन इबादत खाना। अकबर फॉलोड द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल पीस। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में अपनी राजधानी बनाई, और उस फतेहपुर सिकरी में तमाम धर्म के लोगों को बुलाता था। उन तमाम धर्मों में उलेमा, ब्राह्मण, क्रिश्चियन को भी बुलाता था, और जरथुस्त यहूदियों के नेताओं को या उनके पंडितों को बुलाता था, और उस पर आपस में डिस्कशन हुआ करता था। और इस डिस्कशन को जहाँ पे भी ये डिस्कशन होता था, वाद विवाद होता था, उस पर एक दूसरे पे फेथ किया जाता था, और उस प्लेस को इबादत खाना कहा जाता था। और वहाँ पे वो एक सुलूह कुल, यानी सार्वभौमिक शांति, यूनिवर्सल पीस वी कैन से, सुलूह कुल की एक पद्धति अकबर ने चलाई। और अपने पॉलिसियों के अंतर्गत सभी जो धर्म के बड़े बड़े विद्वान थे, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, इन लोगों के लिए पारसी धर्म, तो इनके लिए ज़मीन भी मुहैया कराया। जैसा कि हम जानते हैं अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, उसकी ज़मीन दिलवाना, या इस तरह के सभी धर्मों के उलेमाओं का उन्होंने सम्मान किया। ओके, नेक्स्ट वी कैन से द मुगल एम्पायर इन 17th century एंड आफ्टर। इट इज़ नेचुरली the Mughal Empire separated his province all over the India and outside of the India. But after Aurangzeb, his dynasties were scattered, rebelled were happened, and all the things we collected this by the history books of the scholars who were present at that time। और जो शाहजहाँ के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसमें मनसबदार की भी चर्चा की गई है, और उससे हमें जानकारी मिलती है। तो डॉक्यूमेंट्स ऑफ शाहजहाँ रेन इन्फॉर्म दैट हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार वेयर ओनली 445 इन नंबर ऑफ आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 8000। जो 8000 मनसबदार में से 445 जो मनसबदार जिनके पास होता था, तो 8000 में से 445 को हाईएस्ट रैंक कहा जाता था। 445 मनसब जो रखता था। एंड दिस स्मॉल नंबर, अ mere 5.6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मनसबदार received 61.5 of the total revenue of the empire as the salary for themselves and their troopers। और इस तरह की बात की जाए तो जो टोटल रेवेन्यू था
तो उसमें से उनकी संख्या कितनी थी 5.1% और खर्च कितना होता था मनसबदार पे 61.5% टोटल रेवेन्यू का। एंड ये मनसबदार क्या करते थे, दे एक्सपेंसेस द थिंग्स फॉर themselves and investing salaries and other troopers, अपने सैनिकों पे खर्चा करना है, अपने इनके लिए अपने सैनिक होते थे, घोड़े होते थे, वाहन होते थे, और इन सब पे खर्च करने के लिए इसका यूज़ किया करते थे मनसबदार। ओके, द poorest amongst them lived from hand to mouth and hardly considered investing in the additional resources, tools, etc. to increase production. And what is the result of these things? When they collected all the things and they gave the burden to the peasants, जब किसानों पे बर्डन होता था, पड़ता ही था, तो वो हैंड टू माउथ सरवाइव कर पाते थे। वहाँ के जो प्रोड्यूस करते थे कॉर्न को, जो किसान हुआ करते थे, तो इसके चलते रेबेल हुए, विद्रोह हुए, और जो मुगल अथॉरिटी थी उसके खिलाफ विद्रोह किया गया। श्योरली द मुगल एम्परर बिकेम वीक फॉर दिस रेबल्स, तो इस विद्रोह से कमज़ोर पड़े। ओके, नाउ we will discuss about the next topic, contemporary of the अकबर। अकबर के शासन के दौरान कौन कौन राजा हुआ करते थे, इस चीज़ की चर्चा हम कर ले। एट द टाइम ऑफ द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ, द शफवीद रूलर ऑफ द ईरान शाह अब्बास, एंड more controversial ruler we can say of the रूस जार फोर्थ। और ये जो रूलर थे इनसे हमेशा आमना सामना होता ही था, और दे कंसिडर्ड दैट द मुगल डायनेस्टी वाज वेरी प्रॉस्पर। तो उस दौरान मुगल जो डायनेस्टी थी वह बहुत ही सफल, और उसे कहा जाएगा कि एक अमीर वर्ग में या एक सौभाग्यशाली और धन से भरा हुआ माना जाता था। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वीडियो एंड आई हैव गिवन 3 वीडियो ऑफ मुगल एम्परर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंड यू शुड listen carefully all the video more than one time, and if you feel any doubt give comment in my comment box. Thank you.